30 साल का नौजवान है, परिवार का एक अच्छा खासा बिजनेस संभालता है, रोज जिम जाता है, ट्रैकिंग का शौकीन है और धूम्रपान या शराब जैसी कोई आदत उसे है ही नहीं। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे इंसान को, जो मतलब स्वास्थ्य के हर पैमाने पर एकदम खरा उतरता हो, कैंसर हो सकता है? और अगर हाँ तो कैसे? हाँ, कैसे? ये एक पहेली जैसी बात है। आज हम इसी तरह के एक कह सकते हैं कि एक चौंकाने वाले और रहस्यमयी मामले पर विस्तार से बात करेंगे। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसे ही स्वस्थ व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसे भोजन नली यानी ईसोफेगस का कैंसर हो गया, और इसकी वजह वो बिल्कुल नहीं थी जो आम तौर पर हम सब सोचते हैं। तो चलिए इस मेडिकल मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बावजूद कौन सी ऐसी छिपी हुई वजहें हो सकती हैं जो एक जानलेवा बीमारी का कारण बन जाए। और उन शुरुआती मामूली से लगने वाले लक्षणों पर भी ध्यान देंगे जिन्हें हम सब अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये कहानी एक 30 साल के व्यक्ति की है। अमेरिका में अपने परिवार का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस संभालता था। उसकी दिनचर्या किसी भी फिटनेस फ्रीक के लिए एक मिसाल थी। सुबह जल्दी उठना, जिम में वर्कआउट करना, वीकेंड पर हाइकिंग और खाना भी ज्यादातर घर का बना हुआ पौष्टिक खाना। मतलब पारंपरिक पैमानों पर उसे कैंसर के लिए एक लो रिस्क व्यक्ति माना जाना चाहिए था। बिल्कुल। जब हम भोजन नली के कैंसर के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ खास रिस्क फैक्टर्स आते हैं। हाँ, जैसे स्मोकिंग। हाँ, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है धूम्रपान। दूसरा है बहुत ज्यादा शराब पीना। इसके बाद आता है मोटापा, खराब डाइट और परिवार में कैंसर की हिस्ट्री, मतलब जेनेटिक्स। और इस व्यक्ति के मामले में इनमें से एक भी चीज मौजूद नहीं थी। कोई बुरी आदत नहीं, वजन एकदम कंट्रोल में और परिवार में दूर दूर तक किसी को कैंसर नहीं था। तो फिर हुआ क्या? अगर ये सारे पारंपरिक कारण हैं ही नहीं तो शक की सुई किस तरफ जाएगी? ये तो किसी को भी हैरान कर देगा। मतलब एक डॉक्टर के लिए भी ये समझना मुश्किल होगा कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। और यहीं पर ये मामला एक रहस्य से एक सबक बन जाता है। अच्छा। जब उसे कैंसर का पता चला और उसके सर्जन ने स्थिति को गहराई से एनालाइज किया तो उन्होंने एक ऐसी वजह बताई जो सालों से, लगभग 1 दशक से धीरे धीरे उसके शरीर में पनप रही थी। 1 दशक से? हाँ, ये कैंसर अचानक नहीं हुआ। ये एक म्यूटेशन का नतीजा था जिसकी जड़ में एक बहुत ही आम सी लगने वाली समस्या थी। और उसने उस समस्या का कभी सही इलाज ही नहीं करवाया? बिल्कुल। तो 1 मिनट, लेकिन क्या उसे कोई लक्षण, कोई सिम्टम्स महसूस नहीं हो रहे थे? अगर कोई समस्या 10 साल से शरीर में पल रही थी तो शरीर में कोई संकेत तो दिया ही होगा। दिए थे, लेकिन वो संकेत इतने मामूली और इतने आम थे कि उसने उन्हें कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। जैसे कि कभी-कभी उसे सीने में हल्की जलन महसूस होती थी, जिसे हम आमतौर पर एसिडिटी या गैस कह देते हैं। ओके। कभी-कभी कुछ खाते हुए ऐसा लगता था जैसे खाना गले में अटक रहा हो, लेकिन बस एक पल के लिए। और उसने इन लक्षणों का क्या किया? वही जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। कोई सोडा पी लिया होगा। हाँ, अगर जलन हुई तो कोई कोल्ड ड्रिंक या सोडा पी लिया, या बाजार से कोई एंटासिड की गोली लेकर खा ली और भूल गया। ये लक्षण इतने कभी कभार और हल्के थे कि उसने कभी सोचा ही नहीं कि ये किसी गंभीर चीज का संकेत हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसे बड़े वार्निंग साइन नहीं थे जिनकी लोग उम्मीद करते हैं, जैसे सीने में बहुत तेज दर्द या लगातार उल्टी होना। ये तो बहुत डरावना है। मतलब वो प्रॉब्लम चुपचाप अंदर ही अंदर बढ़ती रही और ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तो आखिर वो असली अपराधी, वो रियल कल्प्रिट था कौन, जो इतने सालों तक छिपा रहा? असली अपराधी था क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स, जिसे गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज यानी GERD भी कहते हैं। GERD? हाँ, और इस लगातार एसिड रिफ्लक्स की वजह से उसकी भोजन नली में एक और स्थिति पैदा हो गई थी जिसे बेरेट्स एसोफेगस कहते हैं। इन दोनों ने मिलके कैंसर की नींव रखी। एसिड रिफ्लक्स, ये तो मतलब हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को होता ही है। लोग अक्सर गैस, एसिडिटी की शिकायत करते हैं। ये इतना सीरियस कैसे हो सकता है? और ये बेरेट्स एसोफेगस क्या है? ये नाम ही काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हाँ, ये क्या है? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे ये मामला उजागर करता है। देखिए, एसिड रिफ्लक्स तब होता है जब पेट का एसिड बार बार ऊपर भोजन नली में आने लगता है। हमारी भोजन नली इस एसिड को झेलने के लिए नहीं बनी है। जब सालों तक ऐसा होता रहता है तो भोजन नली की अंदरूनी परत की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो खुद को बचाने के लिए
अपना रूप बदलने लगती हैं। रूप बदलने लगती हैं मतलब वो पेट की कोशिकाओं की तरह मजबूत बनने की कोशिश करती हैं ताकि उस एसिड का सामना कर सकें। कोशिकाओं के इसी बदलाव को बेरेट्स इसोफेगस कहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो उल्टा पड़ जाता है। बिल्कुल। शरीर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उस प्रोसेस में कुछ और खतरनाक बना देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। यह बदलाव उन कोशिकाओं के भविष्य में कैंसर में बदलने का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। बाप रे। स्रोतों के अनुसार जिन लोगों को लंबे समय से एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, उनमें से लगभग 15% तक को बैरेट्स इसोफेगस हो सकता है। 15%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, यह एक प्री कैंसरस कंडीशन है। मतलब ये खुद कैंसर नहीं है, लेकिन ये कैंसर से ठीक पहले का पड़ाव है। और ये बहुत चौंकाने वाला है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी भी है, अगर वो इतनी स्वस्थ, इतनी हेल्दी लाइफ जी रहा था, तो उसे इतना गंभीर एसिड रिफ्लक्स क्यों था? आमतौर पर तो हम इसे खराब खानपान से जोड़ के देखते हैं। यह इस कहानी का सबसे दिलचस्प और जरूरी पहलू है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ आदतों के भी 2 पहलू हो सकते हैं। इस व्यक्ति की कहानी में ये बात सामने आई कि बहुत ज्यादा तनाव और काम का दबाव, जिसे आजकल हसल कल्चर भी कहते हैं, और जरूरत से ज्यादा व्यायाम यानी ओवर ट्रेनिंग, ये भी शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये दोनों फैक्टर्स एसिड रिफ्लक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब है। मतलब जो चीजें उसे स्वस्थ बना रही थी, जैसे मेहनत से काम करना, जिम में पसीना बहाना, हाँ, वही अंदर ही अंदर उसे बीमार कर रही थी। ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए, जब आप बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं या शरीर को उसकी क्षमता से ज्यादा थका देते हैं, तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। ओके। ये हार्मोन आपकी पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। साथ ही ये पेट और भोजन नली के बीच का जो वाल्व होता है, जिसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, उसे भी कमजोर कर सकते हैं। अच्छा। जब ये वाल्व कमजोर होता है तो पेट का एसिड आसानी से ऊपर भोजन नली में आ जाता है। तो हाँ, विडंबना यही है कि जिसे वो स्वास्थ्य मान रहा था, वही उसके शरीर के संतुलन को बिगाड़ रहा था। तो क्या इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो किसी मैराथन के लिए ट्रेनिंग कर रहा है या अपने स्टार्टअप के लिए दिन रात एक कर रहा है, वो अनजाने में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर वो रिकवरी, नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा। कहानी में यही बताया गया है कि स्वस्थ व्यवहार सिर्फ जिम जाने या सलाद खाने तक सीमित नहीं है, उसे रिफ्लक्स फ्रेंडली भी होना चाहिए। रिफ्लक्स फ्रेंडली, ये अच्छा टर्म है। हाँ, इसका मतलब है कि तनाव का सही प्रबंधन, 7-8 घंटे की गहरी नींद और शरीर को ठीक होने का समय देना उतना ही जरूरी है जितना कि व्यायाम या आहार। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड रिफ्लक्स जैसी आम समस्या को मामूली समझकर सिर्फ लक्षणों को दबाने के लिए दवाएं लेना, जैसे PPIs, H2 ब्लॉकर्स या एंटासिड्स, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। 1 मिनट, आपने 2 शब्द इस्तेमाल किए, PPIs और H2 ब्लॉकर्स। हमारे कई सुनने वालों ने शायद इनके बारे में सुना हो, पर ये असल में हैं क्या? हाँ, ये बताना जरूरी है। PPIs यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और H2 ब्लॉकर्स, ये वो आम दवाएं हैं जो डॉक्टर एसिडिटी के लिए देते हैं। ये पेट में एसिड बनाने की प्रक्रिया को ही रोकती हैं या कम करती हैं। धन्यवाद। और आपका सवाल बिल्कुल सही था। इन दवाओं पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। ये मामला एक चेतावनी है। ये दवाएं आग के अलार्म को बंद करने जैसी हैं, जबकि घर में आग अभी भी लगी हुई है। वाह, क्या बढ़िया एनालॉजी है। वे आपको जलन से राहत तो दे देती हैं, लेकिन उस असली नुकसान को नहीं रोकती जो एसिड आपकी भोजन नली को पहुंचा रहा है। इस मामले में इसी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि 1 दशक तक भोजन नली की परत को नुकसान पहुंचता रहा, जब तक वो कैंसर में नहीं बदल गया। ये सब जानने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर किसी को एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, तो वे क्या कर सकते हैं? हमारे स्रोतों में कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दिए गए हैं जो दवाओं पर निर्भरता कम कर सकते हैं। हाँ, कई अध्ययनों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर कुछ सरल लेकिन बहुत असरदार उपाय बताए गए हैं। अच्छा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है भोजन के बाद तुरंत न लेटना। ये तो बहुत से लोग करते हैं, खासकर दोपहर के खाने के बाद या रात में देर से खाने के बाद। हाँ, और ये बहुत नुकसानदायक है। खाने के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक बैठना या धीरे धीरे चलना चाहिए। खाने और सोने के बीच कम से कम 3 घंटे का गैप रखना बहुत जरूरी है,
ताकि ग्रेविटी पेट के एसिड को नीचे रखने में मदद करे। जब आप लेट जाते हैं तो एसिड के लिए भोजन नली में आना बहुत आसान हो जाता है। सही बात है। और क्या सुझाव है? एक सुझाव मुझे काफी दिलचस्प लगा था, लौंग या च्युइंगम वाला। हाँ, ये एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है। मुंह में एक लौंग या शुगर फ्री च्युइंगम रखें। चबाना है? नहीं, ध्यान रहे इसे चबाना या निगलना नहीं है, बस गाल और मसूड़े के बीच रखना है। अच्छा। ऐसा करने से मुंह में लगातार लार यानी सलाइवा बनती है। लार प्राकृतिक रूप से एल्कलाइन होती है, मतलब क्षारीय होती है, और इसमें बाइकार्बोनेट होता है जो एक नेचुरल एसिड न्यूट्रलाइजर है। मतलब शरीर का अपना एंटासिड? बिल्कुल, ये शरीर का अपना एंटासिड बनाने का तरीका है। जब ये लार धीरे धीरे भोजन नली से नीचे जाती है तो ये वहां मौजूद किसी भी एसिड को बेअसर कर देती है। ये तो बहुत ही सरल और वैज्ञानिक तरीका लगता है, दवाओं से कहीं बेहतर। खाने पीने की आदतों के बारे में भी जरूर कुछ सुझाव होंगे। हाँ बिल्कुल। कुछ चीजों से परहेज करना बहुत जरूरी है, जैसे बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन, कच्चा प्याज और खट्टी चीजें जैसे नींबू या खट्टा दही। साथ ही बहुत ज्यादा चाय या कॉफी भी रिफ्लक्स को ट्रिगर कर सकती है। ओके। इसके अलावा बहुत ज्यादा तला भुना खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा और शराब से भी दूर रहना चाहिए। लेकिन प्याज या खट्टा दही तो कई भारतीय व्यंजनों का एक अहम हिस्सा है। क्या लोगों को इन्हें पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, बात पूरी तरह छोड़ने की नहीं है, बल्कि संतुलन और समय की है। अच्छा। आप इन्हें कम मात्रा में खा सकते हैं और कोशिश करें कि रात के खाने में इन्हें न लें, क्योंकि रात में रिफ्लक्स की समस्या ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज आपको ज्यादा परेशान करती है और उसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं। हर किसी का शरीर अलग होता है। सही कहा। और सोने की पोजीशन के बारे में क्या उससे भी कोई फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण सुझाव है, सोते समय बिस्तर का सिर वाला हिस्सा 6 से 8 इंच तक ऊंचा रखना। तकिए लगाकर? तकियों का ढेर लगाने के बजाय बेहतर है कि आप बिस्तर के सिर वाले पायों के नीचे ईंट या लकड़ी के गुटके लगा दें। ओके। इससे एक ढलान बनती है और गुरुत्वाकर्षण रात भर एसिड को पेट में रखने में मदद करता है। और अंत में ऐसे व्यायामों से बचना चाहिए जिनमें आगे की ओर बहुत झुकना पड़ता हो, क्योंकि इससे पेट पर दबाव पड़ता है और एसिड ऊपर आ सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि स्वास्थ्य को सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। एक फिट दिखने वाला, 6 पैक एब्स वाला शरीर भी अंदर से किसी छिपी हुई समस्या से जूझ रहा हो सकता है। एसिडिटी जैसी मामूली चीज को नजरअंदाज करने के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ये इस कहानी ने हमें बहुत बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया है। बिल्कुल। ये मामला हमें सिर्फ एसिड रिफ्लक्स के बारे में ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति हमारे पूरे नजरिए पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करता है। ये हमें एक जरूरी सवाल की ओर ले जाता है। हम स्वास्थ्य को परिभाषित कैसे करते हैं? क्या ये सिर्फ हमारे आहार और व्यायाम तक सीमित है, या इसमें हमारे शरीर के छोटे छोटे धीमे संकेतों को सुनना, समझना और उन पर सही समय पर ध्यान देना भी शामिल है? शायद ये सोचने का समय आ गया है कि सच्ची सेहत सिर्फ बाहर से दिखने वाली फिटनेस नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर चल रहे संवाद को समझने की कला है। एकदम सही। तो आज की चर्चा सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाती है। अगली बार जब आपका शरीर आपको कोई छोटा सा संकेत दे, चाहे वो सीने में हल्की जलन हो, लगातार थकान हो या कोई मामूली सा दर्द, तो क्या आप उसे एक और गोली खाकर नजरअंदाज करेंगे, या आप एक पल रुककर ये सुनने की कोशिश करेंगे कि आपका शरीर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल। शायद असली स्वास्थ्य जागरूकता यहीं से शुरू होती है।